गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी। इसकी एक क्लास हो चुकी है, इसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज की क्लास में हम सागरमल गोपा से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। इनका जन्म जो है वो हुआ है 3 नवंबर। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहां हुआ है तो जैसलमेर में हुआ है। ब्राह्मण परिवार में जन्म, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, गोपा ब्राह्मण। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गोपा ब्राह्मण जैसलमेर के शासकों का राज तिलक करते थे। जैसलमेर के शासकों का राज तिलक करते थे। ठीक है, और अगर बात की जाए सागरमल गोपा के पिता, इनके पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम था अखेराज गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा देखो सागरमल गोपा बचपन से ही राष्ट्रीयता की भावना से भरे पड़े थे। ठीक है, देश को आजाद कराना इनका एक सपना था और जैसलमेर के जो महारावल थे उनकी ये जगह जगह आलोचना किया करते थे। तो जैसलमेर के जो महारावल थे जिनका नाम था जवाहर सिंह, वो सागरमल गोपा से नाराज चला करते थे। ठीक है, तो और क्या क्या बातें हो जाएगी सागरमल गोपा की, तो और इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि सागरमल गोपा जो है बचपन से ही इनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी पड़ी थी। ठीक है, भरी पड़ी थी। अब जो जैसलमेर के महारावल थे जिनका नाम था जवाहर सिंह, वो बहुत ज्यादा तानाशाही थे, तानाशाही करते थे और अत्याचार करते थे। ठीक है, तो जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह की तानाशाही व अत्याचारों पर पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी तो आपको ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक का नाम है जैसलमेर में गुंडाराज। ठीक है, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी जवाहर सिंह जो तानाशाही करते थे, अत्याचार करते थे उसके ऊपर। तो इससे जवाहर सिंह नाराज हो गया। जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा को जैसलमेर से निष्कासित कर दिया। तो सागरमल गोपा जैसलमेर से निष्कासित होने के बाद में नागपुर चले गए। ठीक है, तो इन्हें जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया। जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, निष्कासित कर दिया गया तो ये कहां गए, नागपुर चले गए, नागपुर चले गए। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है तो सागरमल गोपा की रचनाएं ध्यान रखनी है। गोपा की रचनाएं, सागरमल गोपा की क्या क्या रचनाएं हो जाएगी तो 4 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। पहली रचना तो हो गई जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज। ठीक है, दूसरी ध्यान रखनी है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। तीसरी आपको ध्यान रखनी है महारावल के नवरत्न, महारावल के नवरत्न। और चौथी आपको ध्यान रखनी है रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। तो ये चारों रचनाएं किसकी है तो सागरमल गोपा की ये चारों रचनाएं हैं। देखो 1939 में नागपुर चले गए थे, निष्कासित कर दिया गया था।
1939 में सागरमल गोपा के पिता अखेराज गोपा की मृत्यु हो जाती है। तो जब पिता की मृत्यु होती है तो सागरमल गोपा वापस से जैसलमेर आते हैं। जब जैसलमेर आते हैं तो यहां का एक पुलिस अधिकारी है जिसका नाम है गुमान सिंह। ये गुमान सिंह सागरमल गोपा को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। 1939 से लेकर 1946 तक सागरमल गोपा जेल के अंदर बंद रहते हैं। 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा के ऊपर केरोसिन का तेल छिड़ककर आग लगा दी जाती है और उन्हें जेल में ही, जैसलमेर जेल में ही जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, इसे सागरमल गोपा हत्याकांड का नाम दिया गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके पिता की मृत्यु कब हो रही है? 1939 में हो रही है। तो इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में, ठीक है, तो यहां अगली लाइन में लिख लो, 1939 में गोपा के पिता की मृत्यु होने पर पुनः जैसलमेर आए, पुनः जैसलमेर आए, जैसलमेर आए पुलिस अधिकारी गुमान सिंह ने गोपा को गिरफ्तार कर जैसलमेर जेल में डाल दिया। जैसलमेर जेल में डाल दिया। ठीक है, अब इस जैसलमेर जेल के अंदर ये 1939 से लेकर 1946 तक बंद रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखनी है बात, सागरमल गोपा हत्याकांड। सागरमल गोपा हत्याकांड कब हुआ है? तो 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है, क्या हुआ इसमें सागरमल गोपा हत्याकांड में? तो 3 अप्रैल 1946 को गोपा को जेल में केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया। केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। 3 अप्रैल को जलाया गया। गोपा की मृत्यु 4 अप्रैल को, अगले दिन हुई गोपा की मृत्यु। सागरमल गोपा की मृत्यु कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इस वक्त ध्यान रख लेना जेल अधीक्षक कौन था? तो इस वक्त जेल का जो अधीक्षक था उसका नाम था गुमान सिंह। जेल अधीक्षक का नाम हो गया गुमान सिंह। और जैसलमेर का महारावल, इस वक्त जैसलमेर का महारावल जो था उसका नाम था जवाहर सिंह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए भाई, जवाहर सिंह। ध्यान में रखना एक एक चीज। सागरमल गोपा हत्याकांड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, और क्या आपको ध्यान में रखना है? तो और आपको ध्यान में रखना है गोपाल स्वरूप पाठक समिति। गोपाल स्वरूप पाठक समिति क्या है ये समिति? तो देखो, गोपाल स्वरूप पाठक समिति का जो गठन है वो सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सागरमल गोपा की हत्या को आत्महत्या करार दिया। ठीक है, ये गोपाल स्वरूप जो था ये जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह का एकदम खासम खास आदमी था। तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति, इसका गठन क्यों हुआ? तो गोपा हत्याकांड की जांच हेतु, हत्याकांड की जांच हेतु इसका गठन हुआ। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इसने, यानी कि इस समिति ने, इसने इस हत्या को आत्महत्या करार दिया। तो ये सब कहानी किसकी हो गई? सागरमल गोपा की ये सारी कहानी हो गई। सागरमल गोपा के बाद में नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम है हीरालाल शास्त्री।
तो नेक्स्ट हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम हो गया हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री। क्या क्या मेन मेन बातें हो जाएगी? तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत, निर्वाचित नहीं, मनोनीत मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हुए, पद पर इनको बैठाया गया, निर्वाचित होकर चुनकर नहीं आए। ठीक है। दूसरी क्या बात ध्यान रखनी है कि भाई इनका जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ है? 24 अप्रैल 1899 को इनका जन्म हुआ है। कहां इनका जन्म हुआ? तो इनका जो जन्म है वो हुआ है जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम नारायण जोशी, माता का नाम ममता जोशी, पत्नी रत्ना शास्त्री और पुत्री का नाम था शांताबाई। ठीक है। ये मेन बातें हैं हीरालाल शास्त्री की। और क्या ध्यान रखना है? तो हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? तो इनकी आत्मकथा का नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। आत्मकथा थी, खुद ने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। पर इनका गीत, प्रसिद्ध गीत, हीरालाल शास्त्री का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो इनका जो प्रसिद्ध गीत है उसका नाम है प्रलय गीत नमो नमः। ठीक है। तो इनका प्रसिद्ध गीत हो गया प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये इनका जो पसंदीदा गीत है, प्रसिद्ध गीत है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, वो इनका गीत है। ठीक है। हीरालाल शास्त्री के बारे में और क्या बातें ध्यान में रखनी है? तो और ध्यान में रखना है कि 1927 में अर्जुन लाल सेठी से प्रभावित होकर राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया। ठीक है। सरकारी नौकरी करते थे, अर्जुन लाल सेठी से प्रभावित हुए, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया, प्लस जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए, जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और इन्होंने एक संगठन की स्थापना करी थी, उसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उस संगठन का नाम क्या है? उस संगठन का नाम है जीवन कुटीर शांताबाई, अपने पुत्री के नाम पर करा है, शांताबाई शिक्षा केंद्र। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। कब की गई? 12 मई 1929 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना क्यों की गई? तो बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और क्या ध्यान रखना है? तो ये जीवन कुटीर शांताबाई शिक्षा केंद्र जो है, इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका जो वर्तमान नाम है वो हो गया है वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ इसका वर्तमान नाम हो गया है, और ये डीम्ड विश्वविद्यालय के अधीन आता है, डीम्ड विश्वविद्यालय के अधीन आता है। ठीक है। और हीरालाल शास्त्री की क्या बात ध्यान रखनी है? तो देखो, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है। राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था, उस चौथे चरण के अंदर, बृहद राजस्थान वाले चरण के अंदर इनको राजस्थान का
प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री घोषित किया गया। ठीक है, तो राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान, 30 मार्च 1949। ठीक है, तो राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में इन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हीरालाल शास्त्री का एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल शेख के बीच में हुआ था। 1942 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ। हीरालाल शास्त्री उस वक्त जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्षता करते थे। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल शेख के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट को जेंटलमैन एग्रीमेंट का नाम दिया गया। ठीक है, हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा ऐसा समझौता किया था। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया? जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा गया। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन चल रहा है अभी? हीरालाल शास्त्री चल रहा है। ठीक है, तो इसकी मेन बातें ध्यान में रखना। इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हीरालाल शास्त्री में से। ठीक है, और जेंटलमैन एग्रीमेंट तो इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुझे खुद को भी याद नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल शेख। ये कौन है? तो जयपुर के प्रधानमंत्री हैं। इनके बीच में ये समझौता हुआ। समझौते की क्या शर्त थी? तो समझौते की यह शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, हीरालाल शास्त्री ने यह समझौता तो कर लिया, लेकिन जयपुर प्रजामंडल में कुछ लोग ऐसे थे जो इस समझौते को नहीं मानते थे। तो उसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र ने इस समझौते का विरोध किया और उन्होंने एक नए मोर्चे का, आजाद मोर्चे का गठन किया, जो जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा था। ठीक है, तो इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन हुआ तथा आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, एक बात यहां पर और ध्यान में रख लेना कि दुर्गा देवी शर्मा ने महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। तो ये प्रमुख बातें हो गई हीरालाल शास्त्री से रिलेटेड। हीरालाल शास्त्री के बाद में नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है सेठ जमनालाल बजाज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं उनका नाम है सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल
बजाज। ठीक है, जन्म, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 4 नवंबर 1899 को। कहां हुआ है? तो काशी का बास सीकर। ठीक है, काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ है। इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना लाइन, इन्हें गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की संज्ञा दी, 5वें पुत्र की संज्ञा दी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र किसे कहा है? तो जमनालाल बजाज को कहा है। ठीक है, यह स्वयं को 4 नंबर का गुलाम मानते थे, 4 नंबर का गुलाम मानते थे। ये कहते थे भाई मैं 4 नंबर का गुलाम हूं। नंबर 1 का गुलाम है भारत देश, नंबर 2 गुलाम है देसी राजा, और नंबर 3 गुलाम है सीकर, मेरा सीकर राज्य, और नंबर 4 जो गुलाम है वो कौन है? स्वयं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब स्वयं को 4 नंबर का गुलाम का है। पहला गुलाम हो गई भारत देश, दूसरा गुलाम देसी राजा, तीसरा सीकर, और चौथे गुलाम कौन हो गए? स्वयं हो गए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान में जितने भी अखबार प्रकाशित हुए उन सबको इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो नेक्स्ट बात ध्यान रख लेना, राजस्थान में प्रकाशित अधिकांश अखबारों को आर्थिक सहायता दी। ठीक है, जैसे गांधी जी के नवजीवन अखबार को आर्थिक सहायता दी। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इन्हें अपना 5वां पुत्र कहा। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि 1921 में वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कौन कर रहा है? सेठ जमनालाल बजाज। और सेठ जमनालाल बजाज क्या कर रहे हैं? तो 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। ठीक है, तो जयपुर में क्या कर रहे हैं? चरखा संघ की स्थापना कर रहे हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो जयपुर प्रजामंडल का तो और इसमें क्या ध्यान में रखना है कि 1936 में इन्हें गो सेवा संघ का प्रमुख बनाया गया। 1936 में गो सेवा समिति का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, गो सेवा समिति जो है उसका प्रमुख बनाया गया। आपको यहां पर 2 डेट मिलेगी, एक तो 1936 मिलेगी, एक 1942 आपको डेट देखने को मिलेगी। 2 डेट आपको पुस्तकों में देखने को मिलती है, तो आप ज्यादातर याद रखना 1942 की डेट, कि 1942 में ने गो सेवा समिति का प्रमुख बनाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा इनको बनाया गया था। ठीक है, 1936 भी आपको कई किताबों में डेट देखने को मिलती है, तो आप दोनों डेटें ध्यान रखना, ज्यादा आपको ध्यान में रखना है 1942। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो इनका जो देहांत है
वो हुआ है 11 फरवरी। 11 फरवरी 1942 में ही इनका देहांत हो गया। ठीक है, एक और बात ध्यान में रख लेना कि 4 नवंबर 1970 को 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार ने इन पर डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रख लेना कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। ठीक है, वैसे तो देखो जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा हुआ, लेकिन जो जयपुर प्रजामंडल है ना, ये निष्क्रिय हो गया। तो इसका जो पुनर्गठन किया गया वो सेठ जमनालाल बजाज के सहयोग से किया गया था। हीरालाल शास्त्री, सेठ जमनालाल बजाज, ये सब व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो ये प्रमुख प्रमुख बात हो गई सेठ जमनालाल बजाज की। सेठ जमनालाल बजाज के बाद में नेक्स्ट जो स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं उनका नाम है जय नारायण व्यास। तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट आ रहे हैं जय नारायण व्यास। पुष्करना ब्राह्मण में इनका, पुष्करना ब्राह्मण थे। ठीक है, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट आ गए जय नारायण व्यास। ठीक है, जन्म इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 1899 को, इनका भी जन्म 1899 में ही हो रहा है। ठीक है, पुष्करना ब्राह्मण परिवार में, पुष्करना ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। कहां हुआ है? तो जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। इनके उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। जो जय नारायण व्यास है, जय नारायण व्यास के उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहले उपनाम हो जाएगा शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान। नंबर 2 धुन का धनी, धुन का धनी। नंबर 3 लक्कड़ और कक्कड़, ये भी इनका उपनाम है, लक्कड़ और कक्कड़। नंबर 4 मां साहब, मां साहब। ठीक है, मां साहब भी इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 5 राजस्थान के लोक नायक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जय नारायण व्यास के उपनाम। अब इनकी पत्रिकाएं भी आपको ध्यान में रखना है, पत्रिकाएं कि जय नारायण व्यास की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो पहली पत्रिका आपको ध्यान में रखनी है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से प्रकाशित, ब्यावर से प्रकाशित। ठीक है, और दूसरे नंबर आपको ध्यान रखनी है पीप, पीप भी एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, सॉरी जो इनकी समाचार पत्रिकाएं हैं उसका आपको नाम ध्यान में रखना है, जिसका नाम है अखंड भारत, अखंड भारत। और ये 1936 से प्रकाशित हुई थी और ये बंबई से प्रकाशित हुई है, बंबई से प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का भी आपको ध्यान में रखना है नाम। इनकी पुस्तक का नाम है पोपाबाई की पोल। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया? पोपाबाई की पोल। ठीक है, और ये जो पोपाबाई की पोल है ये मारवाड़ी भाषा में है। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है? तो देखो जय नारायण व्यास जो है ये 1951 से लेकर 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री रहे। तो नेक्स्ट बात हो गई 1951 से 1954 तक
राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहे किस टाइप के? मनोनीत प्लस निर्वाचित, दोनों प्रकार के रहे। ठीक है, मनोनीत भी किया गया और ये चुनकर भी आए, तो दोनों तरह के ये वो मुख्यमंत्री रहे। अगर इनके देहांत की बात की जाए तो इनका जो देहांत है वो हुआ है 14 मार्च 1963 को इनका देहांत हुआ है, जय नारायण व्यास का। तो ये मेन बातें हो गई जय नारायण व्यास से रिलेटेड। जय नारायण व्यास के बाद में नेक्स्ट जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है राम नारायण चौधरी, बेगू वाले। तो नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। जन्म, इनका जन्म हुआ है 1896 में। कहां? तो इनका जन्म हुआ है नीम का थाना, नीम का थाना, और अब तो जिला बन गया, पहले कहां पर था? सीकर में हुआ करता था। तो नीम का थाना में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनके बारे में अगर बात की जाए तो देखो 1921 में इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1921 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी। ठीक है, और इनके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? तो बेगू किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सॉरी एक बार 1921 में इन्होंने चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की थी। 1921 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस लाइन को, ये चिड़ावा वाला एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना 1921 में कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? राम नारायण चौधरी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है? 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी है। कब करी है? 1932 के अंदर करी है। नेक्स्ट बात अगर देखो की जाए तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है, और अगर बात की जाए पत्नी, तो इनकी पत्नी का भी नाम ध्यान रखना, अंजना चौधरी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अंजना चौधरी। और अंजना चौधरी जो थी वो किसान आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो अंजना चौधरी का ये फैक्ट याद रख लेना कि किसान आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और आपको ध्यान रखना है राम नारायण चौधरी के समाचार पत्र या पत्रिकाएं कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पहला हो गया नया राजस्थान, नया राजस्थान। नंबर 2 याद रखना आप नवज्योति, नवज्योति। ठीक है, नंबर 3 याद रखना इनका जो समाचार पत्र है उसका नाम है आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व। इनकी कुछ पुस्तकें भी है, जय नारायण ये जो राम नारायण चौधरी है इनकी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का भी नाम आपको ध्यान रखना है। पहली पुस्तक का नाम हो जाएगा आधुनिक राजस्थान का उत्थान, आधुनिक राजस्थान का उत्थान। और दूसरी किताब का आपको नाम ध्यान में रखना है 20वीं सदी का राजस्थान, 20वीं सदी का राजस्थान। ये इनकी प्रमुख किताबें होगी, किसकी? राम नारायण चौधरी की। तो ये मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है राम नारायण चौधरी के बारे में। राम नारायण चौधरी के बाद में नेक्स्ट जो हम स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने वाले हैं
उनका नाम है भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी भी इनको कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। जन्म, इनका जो जन्म है वो हुआ है 15 मार्च 1904 को इनका जन्म हुआ है। कहां हुआ है? तो इनका जो जन्म है वो हुआ है सीमलवाड़ा, डूंगरपुर में। सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है। इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था मणिबहन, मणिबहन पांड्या, मणिबहन पांड्या। और ये जो मणिबहन पांड्या है इन्हें बागड़ की बा कहा जाता है, बागड़ की बा कहा जाता है। ठीक है। तो ये बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और भोगीलाल पांड्या की बात क्या ध्यान में रखनी है? तो 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है। इसके अलावा दो बातें और ध्यान में रख लेना कि एक तो इन्होंने डूंगरपुर सेवा मंदिर और डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना करी थी। ठीक है। डूंगरपुर सेवा मंदिर और डूंगरपुर सेवा संघ। ठीक है। इनकी क्या करी इसने? इन्होंने स्थापना करी। कहां करी है? तो डूंगरपुर में इनकी स्थापना की थी। तो ये मेन बातें हो गई भोगीलाल पांड्या के बारे में। वागड़ का गांधी वाला क्वेश्चन इसमें से बार बार पूछा जाता है, बाकी सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन वागड़ का गांधी किसे कहा गया है? भोगीलाल पांड्या कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आज की क्लास में हम यहां तक ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हम कवर करेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, इन नोट्स को याद कीजिए, इन नोट्स को अंगुली पे याद कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। 80 से 90% क्वेश्चन गारंटी के साथ इन नोट्स में से आएंगे। ठीक है। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।